नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेशन जो ऑपरेशन है, वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें जो ट्रांसलेशन एक टाइप है जिसमें कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करने के लिए हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके उसको अप्लाई करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ट्रांसलेशन के बारे में अच्छे से बताया है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। उसको पहले समझ लीजिए वो कोड कैसे काम करता है। उसी का ही एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब स्टूडेंट या कोई भी जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम हमेशा एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं कि उसका यूज़ क्या है। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ क्या है, किस तरह से उसका हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे ट्रांसलेशन का थ्योरी हमने पढ़ा है और उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हो। उसका कोड बना के मैंने अपलोड कर चुका हूँ उसका ट्रांसलेशन का। तो उस ट्रांसलेशन के जो थ्योरी है और जो उसका प्रैक्टिकल अप्रोच है, उस अप्रोच को मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे आपका हेडिंग दिख रहा है कि रैंडम डिस्प्ले ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस इन रैंडम कलर यूजिंग ट्रांसलेशन प्रोग्राम इन द सी लैंग्वेज। इसका मतलब है कि हमने ट्रांसलेशन के जो थ्योरी है उसको रैंडम डिस्प्ले ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस, यानी स्क्वायर बॉक्सेस को हम रैंडमली स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे और आपको डिफरेंट रैंडम कलर में वो अपने आप जो है कलर लेके वो डिस्प्ले करता है रैंडम पोजीशन पे। तो उसके लिए हमने ट्रांसलेशन अप्रोच को यूज किया, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको दिखेगा। तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैं नई नई चीज़ों को आपको बताऊंगा जो इससे पहले आपने सी लैंग्वेज में नहीं किया होगा। तो ये चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें हैं जिसका यूज़ जो है आप फर्दर अपने किसी भी प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो ये तो मेरा पर्पस आपको पता चल गया है कि ट्रांसलेशन जो थ्योरी है उसको मैं एक एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूं। दैट इज कि एक स्क्वायर बॉक्स है जो स्क्रीन में रैंडमली रन करेगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए हमारा जो स्क्रीन है इस तरह से वो आपका जो कलर है, देखिए डिफरेंट कलर्स में वो रैंडमली कोई भी एक कलर्स है वो लेता है, अपने आप वो कलर लेता है और उसको, तो वो कैसे पॉसिबल है, किस तरीके का प्रोग्रामिंग है, कौन से फंक्शन है जिसका हम यूज करते हैं। और नीचे आपको दिया गया है कि हम स्केप की का यूज करके इसको बाहर निकल सकते हैं और इसके स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं राइट एरो की इधर प्रेस करता हूं तो देखिए इसका स्पीड जो होता है ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। तो देखिए धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसका स्पीड आपका बढ़ रहा है। मैं धीरे धीरे देखिए इसका स्पीड आपको पता चल रहा है कि इसका स्पीड हाई हो गया। तो इस तरह से वो हाई स्पीड पे चले जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, धीरे धीरे इसके स्पीड को आप कम कर सकते हो लेफ्ट एरो की को प्रेस करके। तो इंस्ट्रक्शन, तो ये कैसे पॉसिबल है, सारी चीजों को मैं बताऊंगा कि ये इंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, ये जो रैंडम है कैसे चूज हो रहा है, किस तरह से ये डिस्प्ले हो रहा है। ये एक एनिमेशन है, मैं आपको वन में तो स्केप की के थ्रू मैं आपको बाहर निकल रहा हूं। अब मैं पूरे प्रोग्राम को आपको वन बाय वन समझा रहा हूं। तो सबसे पहला है हैश इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच, क्योंकि ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग है, ये हेडर फाइल इंपॉर्टेंट है। कोनियो डॉट एच हम यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे गेट सी एच का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए कोनियो डॉट एच यूज हो रहा है। फिर एसटीडी लिब जो एसटीडी आयो डॉट एच यानी प्रिंटेप या स्कैनएप अगर हम यूज करेंगे उसके पर्पस के लिए हम लेते हैं। एसटीडी लिब जो होता है हम लोग ले रहे हैं कि जैसे केबी हिट हम यूज कर रहे हैं, तो केबी हिट के लिए एसटीडी लिब डॉट हम यूज कर रहे हैं। डॉस का यूज जो हम कर रहे हैं, डिले फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए डॉस का हमने यूज किया। तो ये सब चीजें हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला ये तो आपको पता है आईजेके मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ट्रांसलेशन के थ्योरी को मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं। तो मैं यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करूंगा। उसके लिए एक मैंने वीडियो भी बनाया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, आईजेके का रोल क्या होता है, तीन लूप कैसे बनते हैं, क्यों यूज करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे भी प्रोवाइड किया गया है और ऊपर आइकॉन्स में आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद आई जे के जैसे हो रहा है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एस का भी यूज है। ट्रांसलेशन फैक्टर्स के लिए टी एक्स एंड टी वाई यूज किया है। फिर उसके बाद जो होता है ये मैट्रिक्स है हमारा, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद जो होता है पॉइंट मैट्रिक्स है। फिर सेकेंड पॉइंट मैट्रिक्स यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स और क्यू जो होता है
जो रिजल्टेंट आएगा ट्रांसलेटेड फॉर्म में वो हो गया। कलर के लिए मैंने यहाँ पे चूज किया है कलर इज इक्वल टू 1 करके हमने लिया हुआ है। फिर उसके बाद स्पीड, जो मैंने आपको बताया है कि आप डिले फंक्शन में जो वैल्यू यूज करेंगे स्पीड का वैल्यू है, यानी 500 थोड़ा स्लो कर देता है, यानी डिले को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना स्लो हो जाएगा और जितना कम करेंगे वो फास्ट हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं लॉजिकली अप्लाई करूंगा उसमें। फिर कैरेक्टर का यानी CH यूज किया है, जैसे कि मैं कोई की प्रेस करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे बेसिकली हमारे प्रोग्राम में 3 की का जो होता है मेजर रोल है, एक एस्केप की जो कि बाहर निकलने के लिए काम आएगा, एक जो होता है एरो की यानी लेफ्ट एरो की जो कि स्पीड को कम करेगा, राइट एरो की स्पीड को बढ़ाएगा, उसके लिए हम उसका यूज कर रहे हैं। मैक्स एक्स एंड मैक्स वाई का यूज होता है जनरली हम लोग करते हैं कि जैसे मैक्सिमम हमको यूज करना है तो उसका यूज हो भी सकता है, अदरवाइज शायद यूज नहीं भी हो, आप उसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होता है ग्राफिक्स को इनिशियलाइज करना, ये आपको आता है, इसके लिए मेरे पहले वाले वीडियो बने हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। क्लियर डिवाइस, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था, हेडिंग में मैंने आपको दिया था कि स्क्वायर बॉक्स को रैंडमली डिस्प्ले करना है। तो स्क्वायर बॉक्स के लिए मैंने जो होता है ये डिफाइन किया है, यानी ये मेरे स्क्वायर बॉक्स का है जिसको मैंने P में स्टोर किया है, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जैसे ट्रांसलेशन वाला जो वीडियोस है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि P को हम कैसे करके लिखते हैं, XYZ कैसे XY और को किस तरह से लिखते हैं वर्टिकली, वो चीज बताया गया, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट होता है रैंडमाइज। रैंडमाइज का जो होता है हम यूज कर रहे हैं, जैसे stdlib मैंने जो हेडर फाइल लिया है तो उसके लिए रैंडमाइज फंक्शन वहां डिफाइन होता है उस लाइब्रेरी मतलब उस हेडर फाइल में, ये रैंडमाइज है। रैंडमाइज का मतलब होता है कि हम कंप्यूटर को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता देते हैं कि अब मैं एक रैंडम वैल्यू जनरेट करने वाला हूं, तो उसके लिए आप जो होता है एक इनिशिएट कर दीजिए कि मैं एक रेंज में अगर जो भी वैल्यू दूंगा तो वो वैल्यू रैंडमाइजली जनरेट होगा। तो इसलिए इसको हमको कॉल करना पड़ता है रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए। अब रैंडम वैल्यू जनरेट हो गया तो हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को, क्योंकि आपने शुरू में डिक्लेयर किया है तो उसमें गार्बेज वैल्यूज है, अब मैं उसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूं, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट होता है, वो चीज आप थ्योरी में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है उसमें कौन कौन से होता है। तो जनरली हम लोग बोलते हैं 10tx 01ty एंड 001 होता है। तो 10tx, तो tx के लिए मैंने रैंडम वैल्यू बोल दिया है। तो रैंडम वैल्यू का मतलब होता है कि सेम वैल्यू कभी नहीं जनरेट होगा, वो हमेशा जो होता है रिपीट तो होगा लेकिन एट द एक्सटेंट जब 200 वैल्यूज तक वो जनरेट कर लेगा उसके बाद रिपीट होता है। तो इसीलिए रैंडमाइज का यूज करने के बाद रैंडम कॉल करते हैं तो हमेशा यूनिक वैल्यूज जो होता है कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। जरूरी नहीं है कि यूनिक वैल्यू हो, हमेशा एक भी हो सकता है, लेकिन हर बार जो होता है वो नए नए वैल्यूज जनरेट करेगा अप टू द 200 वैल्यू। मैंने इसका 200 रेंज दिया है ताकि ये इसके बाहर ना जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं इसके अंदर ही स्क्रीन में दिखे, इसलिए मैंने एक रैंडम वैल्यू चूज किया, मतलब अपने हिसाब से मैंने इसको 200 लिया। आप 300 लेंगे, हो सकता है बाहर निकल जाए आपके स्क्रीन के, हो सकता है स्क्रीन के अंदर आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 200 लेके चला। उसके बाद गेट मैक्सिमम x एंड मैक्सिमम y का यूज जो हमने किया है कि जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ पिक्सल्स इन वर्टिकल डायरेक्शंस में कितने होंगे। फिर मैंने इंस्ट्रक्शन को डिस्प्ले करने के लिए कि मैं एस्केप की का यूज होता है बाहर निकलने के लिए करता हूं, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूं आउट टेक्स्ट xy। ये graphics.h का ही पार्ट है कि किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए जनरली जब हम नॉर्मल मोड पे काम करते हैं तो printf इस्तेमाल होता है, लेकिन हम ग्राफिक्स मोड पे अगर printf यूज करेंगे तो वो अनप्रेडिक्टेबल जो होता है डिस्प्ले देता है। तो इसीलिए उसके लिए एक फंक्शन बनाया गया है दैट इज आउट टेक्स्ट xy, जो कि करता है आउटपुट करता है जो भी हम टेक्स्ट देते हैं उसके लिए x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, यानी x पोजीशन एंड y पोजीशन जहां पे आपको डिस्प्ले करना है वहां से वो राइट साइड में जो होता है पूरे जो टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करता है। तो मैंने एक सेटिंग करके उसको डिस्प्ले किया है, आप चाहे तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर सेट कलर, तो बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है कलर जब भी ग्राफिक्स मोड इनिशियलाइज होता है तो व्हाइट कलर में होता है, तो मैंने पहला वाला जो इंस्ट्रक्शन व्हाइट कलर में किया है। अब मैं चाहता हूं कि जो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन जिसमें ये बताया गया है कि राइट की एंड लेफ्ट की का यूज करके आप जो था इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं स्पीड को,
तो उसके मैं ग्रीन कलर में प्रिंट करना था, तो इसलिए व्हाइट कलर जो डिफॉल्ट होता है उस कलर के को ओवरराइट करना है, तो हम दूसरा कलर डिफाइन करेंगे सेट कलर ग्रीन। तो जैसे ही मैं सेट कलर ग्रीन करता हूं तो आगे आने वाले जो भी डिस्प्ले होगा वो ग्रीन कलर में ही होगा, चाहे वो कोई लाइन ड्रॉ हो, चाहे कोई सर्कल ड्रॉ हो, चाहे कोई टेक्स्ट डिस्प्ले हो, सारी चीजें ग्रीन में होगी। तो फिर से मुझे कुछ दूसरे कलर में चाहिए तो फिर से मुझे सेट कलर करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया है कि जब जिस कलर की जरूरत पड़ती है वहां पे उसको यूज करके उसके जो बाय डिफॉल्ट जो प्रीवियस कलर थे उसको ओवरराइट करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक लूप चलाते हैं। लूप को हम इनफाइनाइट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस है कि एस्केप की जैसे प्रेस करेंगे तो वो बाहर आ जाए, तो उसके लिए हमने लूप को इनफाइनाइट कर दिया। तो यहां से वो हट गया। अब हटने के बाद यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं केबी हिट। केबी हिट का मतलब है, सपोज कर लो मैंने केबी मतलब कीबोर्ड हिट। कीबोर्ड हिट मतलब मैं कीबोर्ड में से किसी भी की को प्रेस करूंगा तो ये वाला फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। ये खास बात होता है इसका। तो ये जो फंक्शन है इसका यूज होता है मैं यहाँ पे, तो ये नया चीज है जो आपको आज जानने मिल रहा है पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन के थ्रू, यानी ट्रांसलेशन का जो एप्लीकेशन मैं अप्लाई कर रहा हूं इसमें आपको एक नए नए चीजें भी मिलेगा आपको। तो जैसे मैं केबी हिट करता हूं तो मेरा कीबोर्ड हिट हुआ, तो ये जो फंक्शन है उसको कैप्चर कर लेगा, यानी उसका जो सिग्नल जनरेट होगा वो इसको डिटेक्ट कर लेगा। तो जैसे ही डिटेक्ट कर लेगा तो इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद इसका मतलब है कि जब तक आप कोई कीबोर्ड में प्रेस नहीं करेंगे तो ये केबी हिट काम ही नहीं करेगा, ठीक है? ये हमेशा लूप में चलते रहेगा। अब ये केबी हिट जैसे ही काम करता है तो इसको आप डिटेक्ट करेंगे कि मैं कौन सा की प्रेस किया हूं, तो उसके लिए मुझे गेट ch फंक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको गेट ch जो फंक्शन है इसको मैंने स्टोर किया, और स्टोर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने ch को इंटीजर की तरह डिक्लेयर किया, तो इसलिए आस्की कोड एक रिटर्न करेगा। उस आस्की कोड मैंने पढ़ लिया, पहले से रीड कर लिया था। रीड मतलब मैंने पहले देख लिया था कि एस्केप की का आस्की कोड क्या होता है, एरो की का आस्की कोड क्या होता है, वो आप भी देख सकते हो। उसका चार्ट आपको अवेलेबल है, कहीं भी नेट में आप सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने ch इक्वल टू 27 किया। जैसे ही ch इक्वल टू 27 मतलब स्केप की मैंने प्रेस किया, तो स्केप की प्रेस किया मतलब इस व्हाइल लिप से मेरा बाहर हो जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने यूज किया है ब्रेक स्टेटमेंट। और सपोज कर लो स्केप की नहीं प्रेस किया, तो मैं कोई ना कोई तो की प्रेस किया, तो इसमें सिर्फ 3 की का ही डिस्क्रिप्शन है, बाकी के लिए काम नहीं करेगा। तो फिर दूसरा देखता है कि अगर मैंने स्केप की प्रेस नहीं किया तो क्या मैंने लेफ्ट एरो प्रेस किया या राइट एरो प्रेस किया। अगर सपोज कर लो लेफ्ट एरो प्रेस किया, तो लेफ्ट एरो का मतलब होता है कि मैं स्पीड को, मतलब जो एनिमेशन का स्पीड है वो कम करना चाहता हूं। इसका मतलब है डिले के वैल्यू को बढ़ाना चाहता हूं, यानी डिले ज्यादा करना चाहता हूं। तो देखिए यहां पे प्लस किया, तो यानी आपके दिमाग में ये होगा कि अगर लेफ्ट प्रेस करूंगा तो डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिले फंक्शन को सोच रहा हूं कि डिले फंक्शन में जैसे जैसे वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वो स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए स्पीड की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब है लेफ्ट की प्रेस करने से हमारा जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इस हिसाब से अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि अगर सपोज को स्पीड की वैल्यू 500 के अबव हो गया तो वो 500 पे ही रुका रहे, उससे ज्यादा ना जाए, ठीक है? तो इसके लिए मैंने कंडीशन लगा दिया था कि एक रेंज के बीच में ही काम करे। तो मैं जैसे इंक्रीज करूंगा तो मैं कितने बार भी इंक्रीज करूंगा 500 के बाद वो ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं ये चेक कर रहा हूं कि ऐड करते करते अगर मेरा वैल्यू 500 के ऊपर चले जाता है तो स्पीड इज इक्वल टू 500 कर देगा, तो उसी में ही वो रुक जाएगा। और सपोज कर लो मैंने लेफ्ट की नहीं प्रेस किया, तो मतलब राइट की प्रेस करो, राइट की मतलब डिले की वैल्यू को मैं कम करूंगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, सेम प्रोसेस में अप्लाई कर रहा हूं माइनस करने के लिए, और इतना ज्यादा कर रहा हूं कि मतलब इतना कम कर रहा हूं, यानी डिले की वैल्यू को कम कर रहा हूं, यानी स्पीड बढ़ा दे रहा हूं, यानी वो राइट की का जो पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है कि एक 100 वैल्यू के बाद जो होता है वो काम ना करे, तो इसका मतलब है वो 100 वैल्यू तक ही रुके, उसके नीचे ना आए, नहीं तो ये माइनस में चले जाएगा, फिर डिले फंक्शन काम नहीं करेगा, तो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए ये कंडीशन जो हमने लगाया है यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट है। 3 की का यूज किया है और तीनों की का पर्पस यहाँ सॉल्व किया, बाकी की के लिए काम नहीं करेगा। भले ही आप कीबोर्ड में की प्रेस करेंगे वो केबी हिट कॉल होगा, यानी वो डिटेक्ट होगा, केबी हिट गेट ch के थ्रू ch में स्टोर होगा, बट काम नहीं करेगा, वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया। अब जो मेन पर्पस है कि ट्रांसलेशन करना है, तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ट्रांसलेशन फैक्टर अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो वो अपने आप चेंज होता है। तो एक चीज मैं आपको कंसेप्ट समझा दे रहा हूं कि मेरा जो मेन पोजीशन है, एक रेफरेंस पॉइंट हमने लेके रखा है, वो रेफरेंस पॉइंट आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। उस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू हर बार आप जो होता है ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन
ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट निकालेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, तो यानी आपका रेफरेंस पॉइंट सेम रहेगा, ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा नया बनते रहेगा। तो देखिए कैसे हो रहा है उस चीज के लिए। तो इसीलिए मैंने रैंडमली एक ट्रांसलेशन फैक्टर जो जनरेट किया है और उसको उसमें डायरेक्टली स्टोर कर दिया। तो इसका मतलब है अब जब ये कैलकुलेशन पे जाएगा तो एक नया पोजीशन मिलेगा ऑब्जेक्ट को। तो कैलकुलेशन के लिए सेम एज देखिए हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है, ये ट्रांसलेशन का है सेम एज। फिर से मैं आपको यही बोलूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ट्रांसलेशन वाला प्रोग्राम है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कोड मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद जो होता है मैं इसको इस तरह से चला रहा हूं, देखिए चला रहा हूं, ये हो रहा है तो क्यू में स्टोर हो रहा है। तो इसका मतलब है ट्रांसलेटेड वैल्यू जो होता है या ट्रांसलेटेड जो स्क्वायर है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्यू में स्टोर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां एनिमेशन चालू होगा हमारा। तो सबसे पहले मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूं। तो कलर के लिए मैंने क्या किया कि रैंडम वैल्यू हमने ले लिया, क्योंकि ऑलरेडी एक रैंडमाइज कर चुका हूं। तो कलर के लिए मैं रैंडम कर रहा हूं, क्योंकि 15 वैल्यू तक हमारे पास जो होता है रैंडम वैल्यूज होता है, मतलब कलर्स होते हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें 15 नंबर तक न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है कलर्स के लिए, जो कि हम ग्राफिक्स में यूज करते हैं। तो मैं 15 वैल्यू के रेंज दे दिया हूं और मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि अगर कलर रैंडम वैल्यू जनरेट होने के बाद अगर मान लो कलर 0 होता है तो फिर वो 0 ना होके वो 1 से स्टार्ट करे। 0 फिर आपको दिखेगा नहीं, अननेसेसरी एक ब्लैंक दिखेगा, तो उससे अच्छा उसको आप 1 कर दो। तो 0 के केस में हो गया। अब ड्रॉ द ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप देखे होंगे कि मैंने 4 कॉर्नर के थ्रू मतलब हैंग किया हुआ है उस स्क्वायर बॉक्सेस को, कि वो 4 कॉर्नर के साथ वो जुड़ा हुआ है। एक तरीके से स्पाइडर जो बनाता है, जाल बनाता है, स्पाइडर के जाल के जैसा है, मकड़ी के जाल के जैसा मैंने उसको इफेक्ट दिया है। तो इसलिए 4 कॉर्नर के लिए मैंने इस कोड को लिखा है कि चारों कॉर्नर के साथ चारों जो एजेस के यानी स्क्वायर बॉक्सेस के एजेस है, यानी स्क्रीन के चारों कॉर्नर के साथ बॉक्सेस के चारों एजेस आपस में जुड़े होंगे। यानी लेफ्ट एज यानी लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर बॉक्स के साथ जो होता है स्क्रीन का लेफ्ट कॉर्नर जुड़ा होगा। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे सेट किया है। और देखिए कलर जो होता है जो मैंने रैंडमली किया उसके सेट कलर मैंने उसको यूज कर दिया। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये जो 4 लाइन है इसको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपका पर्पस समझा दिया कि चारों एजेस जो होता है चारों कॉर्नर से कनेक्ट होता है, लाइन के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूं। अब जाते हैं फॉर लूप का यूज करके मैंने लाइन को। तो यहां भी अगेन मैं वही बोल रहा हूं कि आप मेरे जो है ट्रांसलेशन वाले जो प्रोग्राम है उसको देखेंगे तो ये वाला जो कोड है आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये स्क्वायर, तो इसका मतलब है जो ट्रांसलेटेड वैल्यू है वो आपस में जनरेट कर दे रहा है दूसरा। तो देखिए कि मैं P को जो होता है एक रेफरेंस पॉइंट में लेके रखा है। P हमेशा एक जगह से चालू हो रहा है, तो P कहां से चालू हो रहा है आपको मैं बता देता हूं फिर से। तो इसका मतलब है मैंने यहां पे जो ट्रांसलेटेड वैल्यू मैंने स्टोर किया था वो जो होता है हमेशा ये ट्रेटी, हाँ सॉरी ये आप देखिए P में। तो P में मैंने एक वैल्यू देके रखा था, ये स्क्वायर मतलब जो पोजीशन है उसका देके रखा था, यानी पहला जो स्क्वायर बॉक्सेस है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन में ड्रॉ हुआ है। और हमेशा मैं क्या कर रहा हूं, नया जनरेट कर रहा हूं और नया जनरेट करने के बाद जो होता है उसको ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूं, फिर थोड़ा देर बाद डिले लगा रहा हूं, डिले लगाने के बाद वापस जो होता है फिर से वही लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। और क्योंकि मैंने लाइन ड्रॉ किया है तो लाइन को मैं अब ये वाला जो फंक्शन है ये जो होता है ड्रॉ द ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट है, ये जो कोड है ये कोड इसको डिसअपीयर करने के लिए है। यानी एक बार अपीयर हो रहा है आपका बॉक्स और दूसरी बार जो होता है उसको डिसअपीयर कर रहा है, यानी जिस बॉक्स को मैंने ड्रॉ किया है उस बॉक्स को मैं ब्लैक कलर से गायब कर दूंगा। तो देखिए यानी मैंने, तो यही है एक सिस्टम, यानी बॉक्स ड्रॉ होगा, यानी ये पर्टिकुलर जो होता है ड्रॉ द ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद मैं यहां ड्रॉ बोला हूं, इसको मैं बोल दूंगा कि हाइड, मैं इसको बोल देता हूं हाइड द ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है हाइड कैसे करेंगे, हाइड तो होता नहीं है। तो एक ही चीज है कि जो आपने ड्रॉ किया है उस चीज को ब्लैक कलर से वापस ड्रॉ कर दिए, जो डिसअपीयर हो जाएगा, हट जाएगा आपका। तो यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट एनिमेशन में जनरली काम करता है। तो देखिए पहले अपीयर होगा यानी वो ड्रॉ होगा, फिर डिले लगाएगा, डिले मतलब आपकी जो आंख तक जब तक वो पहुंच रहा है यानी वो डिले फंक्शन के थ्रू वो थोड़ा देर स्क्रीन रुक रहा है, फिर वो जो होता है हट जा रहा है, फिर ड्रॉ हो रहा है, फिर रुक रहा है, हट जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारी आंखें जो होता है ऐसा लग रहा है उसको कि एक तरीके से एनिमेशन हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, एक बार अपीयर हो रहा है, डिले के बाद एक बार डिसअपीयर हो रहा है, यानी जिस चीज को हम ड्रॉ कर रहे हैं उस चीज को हम फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं बाय यूजिंग ब्लैक कलर। तो इसी तरह से आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा उसी कलर को आप सेट कलर में ब्लैक की जगह उस कलर को आप यूज करेंगे। सपोज कर लो आपने कोई डिफरेंट बैकग्राउंड यूज किया है,
सपोज कर लो ग्रीन बैकग्राउंड में आपका पर्पस चल रहा है, तो सारा सिनारियो जो होता है यहाँ बदल जाएगा। तो आप कलर भी चूज करेंगे तो ग्रीन कलर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो ब्लैंक दिखेगा वो। तो आप अपने पर्पस से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको समझाया वो मेन पर्पस ये था कि जो आपका ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट है उसको मैं एक बार एपियर कर रहा हूं, इसको एक बार डिस्प्ले कर रहा हूं, फिर थोड़ी देर के बाद रुकने के बाद उसको हाइड कर दे रहा हूं। तो इस तरह के प्रोसेस जो होता है एपियर एपियर हाइड एंड एपियर और हाइड के बीच में एक डिले यूज हो रहा है, जिससे कि हमको एक एनिमेशन इफेक्ट चल रहा है। यही वाले कंसेप्ट जो होता है आप किसी भी पर्पस के लिए लगा सकते हैं, तो वे काम आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है। फिर इसको डिस्प्ले, तो ये देखिए, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि मैंने इसको आपको सॉल्व करके बताया। इसको आप बनाइए, इसको रन कीजिए, आप अपने हिसाब से चेंज करके कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रन करके फिर से एक बार दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये रैंडमली अपने आप जो होता है कलर चेंज हो रहा है और एक तरीके से देखिए चारों कॉर्नर के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एस्केप की प्रेस करूंगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपका एक एप्लीकेशन पार्ट है जो कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन जो थ्योरी है उसका हम अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे आपने देखा है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रैंडमली मूव करना है, ऐसे ही आप किसी भी चीज को मूव करा सकते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस जैसे है उसमें मैं एक और तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से हम ट्रांसलेशन को ही फिर एक और तरीके के एनिमेशन में यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा या फिर बहुत अच्छा लगा आपको कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताया, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये जो कोड आपको बताया है इसमें आपको क्या सीखने मिला उसके बारे में आप बताइएगा। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और जितने को आप शेयर करेंगे उससे आप यही सजेस्ट कीजिएगा कि मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और